मांग अनुसूची बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्कूल के टाइम टेबल पर हर समय क्या होगा साफ लिखा होता है। इसमें हर कीमत पर उपभोक्ता कितनी मात्रा में वस्तु खरीदेगा ये बताया जाता है। वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ही हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका जो आज का टॉपिक है हमारा वो है मांग अनुसूची। अब चैप्टर का नाम है हमारे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मांग अनुसूची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब मांग अनुसूची, जैसा कि अभी आपने सुना कि हर अलग अलग कीमत पर उपभोक्ता कितनी मात्रा में वस्तुओं को खरीदेगा, यही है मांग अनुसूची। ठीक है, तो देखिए मांग अनुसूची। अब मांग अनुसूची एक तालिका टेबल होती है जो विभिन्न मूल्यों पर, मतलब कि विभिन्न प्रकार के मूल्य, अलग अलग मूल्यों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को दिखाती है कि वस्तु की कितनी मात्रा मांगी जा रही है। मतलब मार्केट में अलग अलग कीमत पर अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग कीमत है और उन कीमत पर वस्तु की कितनी मात्रा मांगी जा रही है। ठीक है, अब इस प्रकार जो हम देखें तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची, ठीक है, किसी एक उपभोक्ता की मांग को दर्शाती। अब व्यक्तिगत से आपको समझ में आ रहा है कि व्यक्तिगत किसी में एक व्यक्ति की बात हो रही है कि व्यक्तिगत अनुसूची किसी एक उपभोक्ता है ना, उसकी किसी एक उपभोक्ता की यहाँ पे बात हो रही है, उसकी मांग को दर्शाता है कि उसकी डिमांड क्या है। बाजार मांग अनुसूची सभी उपभोक्ताओं की कुल मांग को दर्शाता है। बाजार मांग अनुसूची क्या है कि सभी उपभोक्ताओं की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि व्यक्तिगत की जहां बात है किसी एक उपभोक्ता की बात हो रही है, उसकी डिमांड क्या है उसके बारे में, और बाजार मांग अनुसूची में सभी उपभोक्ताओं की जो भी उपभोक्ता है उनकी कुल डिमांड, टोटल कितनी डिमांड है उसको दर्शाता है। तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसको दर्शा रहे हैं और बाजार मांग अनुसूची, तो ये क्लियर है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची मूल्य रुपए में और मांगी गई मात्रा यूनिट में। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 रुपए है कीमत, तो मांगी गई मात्रा मान लीजिए 10 थी। उसके बाद क्या हुआ कि मूल्य घटकर 8 रुपए हो गया, तो जो वो मांगी गई मात्रा कितनी हो गई 15 हो गई। फिर मूल्य घटा 6 रुपए तो 20 हो गई, फिर 4 तो 25। मतलब जब इतना था तो इतनी मात्रा मांगी जा रही थी कितनी 10 यूनिट। यहाँ पे 8 रुपए मूल्य हुआ तो 15, और यहाँ पे 6 रुपए हो गया तो यहाँ पे 20 रुपए 20 मांगी गई जो मात्रा की यूनिट है वो कितनी है 20, और यहाँ पे 4 रुपए जब मूल्य हुआ तो वो 25, और जब यहाँ पे 2 हुआ तो 30। ठीक है, तो ये तालिका हमें ये दिखा रही है कि जैसे जैसे मूल्य घटता है, ठीक है, जैसे जैसे मूल्य क्या होता है घटता है, तो उपभोक्ता अधिक मात्रा में वस्तु की मांग करने लगता है ना। जैसे जैसे हमने यहाँ पे देखा कि वस्तुओं को मूल्य जो हुआ है कम हुआ है, प्राइस कम हुआ है, तो जो उपभोक्ता है वो उसकी डिमांड, जो मांगी गई मात्रा वो क्या हो रही है बढ़ रही है। यहाँ पे उसकी मतलब डिमांड क्या है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मांग वक्र हमने अभी आपने देखा कि भाई मांग वक्र हमारा कैसे होता है। ठीक है, ये y अक्ष हो गया, ये x। अब यहाँ पे आप दिखाएंगे मांगी गई मात्रा और वस्तु की कीमत, है ना। यहाँ पे हम कीमत दिखा देंगे y अक्ष पर, यहाँ पे वस्तु की मांगी गई मात्रा। ठीक है, अभी हमने अभी लास्ट टॉपिक में भी यही पढ़ा कि जैसे जैसे मूल्य घटता है तो डिमांड बढ़ती है, और मूल्य बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है, और मूल्य कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो जस्ट इसका मतलब नकारात्मक संबंध है, अपोजिट। अब यहाँ पे देखिए कि मांग वक्र एक रेखा चित्र ग्राफ होता है जो ऊपर दी गई मांग अनुसूची को ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब विशेषताएं क्या होती है, नीचे की ओर ढलान होती है इसकी। ये कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, इसका जो ढाल है वो नीचे की ओर होता है। ठीक है, ये डिमांड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं 1 2 3 4 5 जितनी भी मात्रा मांगी जा रही है, प्राइस कितना है वस्तु का, है ना, 5 है 10 है 15 है, जो भी है यहाँ पे वस्तु की कीमत हम दर्शाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 जितनी हम मात्रा खरीदेंगे वस्तु की वो है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे यह मूल्य और मांग के बीच नकारात्मक संबंध को बताता है। लॉ ऑफ डिमांड जो है कैसे बनता है, ये एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा क्वांटिटी डिमांड, एक्स अक्ष पर जो कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा है कि वस्तु की मात्रा, ठीक है, मांगी गई मात्रा, वस्तु की कितनी जो मांगी जा रही है मात्रा वो। अब यहाँ पे वाई अक्ष, यहाँ पे हम क्या करते हैं मूल्य दर्शाते हैं। जो वाई अक्ष है वहां पे हम क्या करते हैं कीमत दर्शा रहे हैं, प्राइस दर्शा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस भी लिख दे रही हूँ, है ना, यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी। अब संबंध,
मांग अनुसूची संख्यात्मक रूप से न्यूमेरिकल फॉर्म, मांग वक्र बराबर चित्रात्मक रूप में ग्राफिकल फॉर्म, दोनों एक ही जानकारी को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। मतलब जानकारी अलग है, एक हम चित्रात्मक रूप से दिखा सकते हैं ग्राफिकल रूप से, और एक न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, दोनों में हम इसको दिखा सकते हैं, दोनों की जानकारी लेकिन एक ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका जो ढलान है वो कैसा है, जो इसका मैंने अभी देखा कि मूल्य और मांग के बीच जो नकारात्मक संबंध होता है, और इसका जो ढलान है वो नीचे की ओर होता है ना, डाउन होता है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु, अब यहाँ पे क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपको पता है, जबकि आपने मतलब लास्ट जब भी हमने मांग का टॉपिक पढ़ा है तो उसमें हमें यही पढ़ा है कि भाई अगर वस्तु की कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और वस्तु की कीमत बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से ये फिर क्या होता है, इनका नकारात्मक संबंध हो जाता है। फिर यहाँ पे भी एक जो डिमांड होगा वो भी ऐसा बनेगा। यहाँ पे आप प्राइस डाल सकते हैं, 5 है, 10 है, 5 डाल सकते हैं, 5, 10, 15, 20, ठीक है। और यहाँ पे जो वस्तु की कितनी मात्रा आप मांग रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, ठीक है। अब मांग के नियम की जो मान्यताएं है वो हमें बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि मान्यताएं क्या कहती हैं कि मांग के नियम की प्रमुख मान्यताएं जो है कि भाई उपभोक्ता की आय स्थिर हो, उसके में कोई परिवर्तन ना हो, तब उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आय बढ़ती है तो उपभोक्ता अधिक वस्तुएं खरीद सकता है, भले ही मूल्य बढ़े। तो मांग का नियम कब लागू होगा, ये चीज हमको इनकी मान्यताओं में पता चलता है। भाई मान्यताएं क्या है कि उपभोक्ता की आय स्थिर हो, है ना, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, और आय बढ़ती है तो क्या होता है, जब भाई उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो क्या करेगा, वो ज्यादा वस्तुएं खरीदेगा, भले ही उस वस्तु की कीमत बढ़ जाए लेकिन वो फिर भी उसको खरीदेगा। उपभोक्ता की पसंद नापसंद में बदलाव हो, यदि उपभोक्ता की पसंद बदलती है, जैसे फैशन बदलता है, तो वह वस्तु की मांग को मूल्य से अलग बदल देता है। मान लीजिए कि उपभोक्ता की पसंद क्या है, नापसंद क्या है ना, बदलाव, भाई उसकी पसंद बदल चुकी है ना, उसकी पसंद बदलती है, जैसे फैशन आ गया, कुछ नई नई चीजें आ गई ट्रेंड में, तो फिर उसका जो पसंद है, उसकी पसंद बदल जाती है, तो वो क्या करता है कि वस्तु को, मांग को मूल्य से अलग भी बदल सकता है। भाई उसका अगर प्राइस भी बढ़ा है लेकिन वो फैशन में है, ट्रेंड में है, तो वो उस वस्तु को खरीदेगा भले ही उसका प्राइस बढ़ा हो, ठीक है। संबंधित वस्तु की कीमतें स्थिर रहे, पूरक। अब ये मान्यताएं जो है आपको बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहे, जो उससे उस संबंधित वस्तुएं, पूरक वस्तुएं जिसको कहते हैं ना, पूरक वस्तुएं वो कैसी हो, उनकी कीमत में भी वो बदलाव ना हो। अब जैसे हमने बोला कि कॉफी और चाय जो एक दूसरे के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं, इसी प्रकार प्रतिस्थापन वस्तुएं, देखिए एक तो पूरक वस्तुएं हो गई, है ना, जैसे गाड़ी और पेट्रोल, गाड़ी बिना पेट्रोल के तो चलेगी नहीं। दूसरी हो गई स्थानापन्न वस्तुएं, जो हो गई कॉफी और चाय, इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब जो हो गई भविष्य के लिए मूल्य में कोई अपेक्षा ना हो, यदि उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी तो वह वर्तमान में अधिक या कम खरीदता। अब जैसे ये लास्ट टॉपिक में भी हमने ये बात की थी कि अगर उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इस वस्तु की मांग बढ़ने वाली है तो पहले ही वस्तु को खरीद लेता है, स्टोर करके रख लेता है। और अगर उसे लगता है कि चलो अभी महंगी है वस्तु और बाद में वो कम हो जाएगी, उसका जो कीमत है वो कम हो जाएगा, घट जाएगी, तो फिर वो सोचता है कि हम उसको भविष्य में खरीद लेंगे, मतलब बाद में खरीद लेंगे, ठीक है। जो नियम से अलग होगा, कोई आपातकालीन स्थिति, अब देखिए नियम से, मांग के नियम से अलग क्या हो जाएगा, किस परिस्थिति में मांग का नियम अलग हो जाएगा कि मान लीजिए कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है ना, कोई अचानक से ऐसी स्थिति आ जाती है कि युद्ध हो जाता है, अकाल पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, महामारी आ जाती है, जब जैसे भी कोरोना के टाइम पे आई थी जो महामारी आई थी, वो अचानक ही आई थी, भाई पहले से तो किसी को नहीं पता था कि आने वाली है, ठीक है। अकाल पड़ गया हमारे देश में, मान लीजिए कोई बारिश नहीं हुई, फसलें नहीं हुई तो अकाल पड़ गया, युद्ध अचानक हो गया, जो कि अभी करंट में चल रहा है कि अभी पाकिस्तान से जो हमारा युद्ध छिड़ा, तो ये अचानक स्थितियां ऐसी पैदा होती है, आपातकालीन स्थिति इसी को बोलते हैं, है ना, अचानक से जब कोई चीज आती है, जैसी स्थितियों के उपभोक्ता का व्यवहार जो सामान्य नहीं रहता और नियम लागू नहीं होता, तो ऐसी परिस्थितियों में उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो सामान्य नहीं रहता। भाई ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, भाई ऐसी परिस्थिति में पूरा देश ही अस्त व्यस्त हो जाता है,
है ना। जब कोरोना आई थी तो बहुत लोग भूख से मर गए, बहुत लोग ऑक्सीजन बहुत लोगों को नहीं मिला, बहुत लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, बहुत सारी चीजों के कारण बहुत से लोगों की जान चली गई। अकाल पड़ता है तो भी ऐसे ही लोग मर जाते हैं, बहुत सारी, भाई किसी को तो खाने को नहीं मिलता है, बहुत सारी मतलब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिससे कि उस समय ये जो मांग का नियम है वो लागू नहीं होता। युद्ध छिड़ता है तो भी हमारे देश मतलब नुकसान होता है देश का, बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है और हमारे जो देश की स्थिति है वो बदल जाती है और उपभोक्ता का व्यवहार उस समय सामान्य नहीं रहता है क्योंकि उसका असर सब पर पड़ता है, पूरे देश पर ही पड़ता है, तो यह नियम तब लागू नहीं होता है। ठीक है, अब वस्तु सामान्य हो, नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है कि मांग का नियम सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है। मांग का नियम कैसी वस्तुओं पर, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, है ना, सामान्य जो वस्तुएं होती हैं उन पर लागू होता है। गिफिन वस्तुएं होती हैं, जो गिफिन गुड्स होती हैं तो उनपे ये इस नियम को तोड़ती हैं, या नियम को ये तोड़ देती हैं। जो गिफिन की वस्तु होती हैं उनको वो ये नियम को नहीं मानती, इसको तोड़ देती हैं। संक्षेप में मांग का नियम तभी लागू होगा जब अन्य सभी कारक स्थिर रहे। जैसा कि हमने लास्ट में बात की थी कि जो अन्य कारक कैसे रहे, स्थिर रहे, उनमें कोई बदलाव ना हो, अपरिवर्तित रहे, है ना, परिवर्तन ना हो। इसे हम कि इस तो हमने देखा कि संक्षेप में मांग का नियम तभी लागू होगा जब अन्य सभी कारक कैसे रहें, स्थित रहें, है ना। तो ऐसी स्थिति में कि जिसका अर्थ है कि अन्य सभी बातें समान रहें, मतलब कि अन्य बातों में कोई बदलाव ना हो, अन्य सभी बातें कैसी रहें, समान रहें, तभी मांग का नियम लागू होता है। ठीक है, जैसा कि भी आपने इसके पहले भी देखा था कि पसंद हो ना पसंद हो कोई चीज फैशन में आ गई है ना, अचानक से ही ऐसी स्थिति हमारे देश में पैदा हो गई तब। ठीक है, तो संक्षेप में जो हमने समझा कि मांग का नियम जब लागू होता है जब अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और इसका अर्थ है कि सभी बातें समान रहें, ये चीज आपको याद रखनी है। बाजार मांग, अब बाजार मांग क्या है, मार्केट डिमांड क्या होती है। बाजार मांग किसी वस्तु की सभी उपभोक्ता द्वारा किसी निश्चित मूल्य पर मांगी गई कुल मात्रा होती है। अब बाजार मांग क्या है कि मान लीजिए सभी उपभोक्ता हैं जो एक फिक्स प्राइस पर कीमत पर जो डिमांड करते हैं, जो वस्तु की कुल मात्रा की डिमांड करते हैं, मांगते हैं, यह व्यक्तिगत मांगों का योग होती है। बाजार मांग की परिभाषा क्या होती है कि बाजार मांग उस वस्तु की कुल मांग है जो सभी उपभोक्ता किसी विशेष समय और मूल्य पर करते हैं। अब बाजार मांग क्या है कि जब सभी उपभोक्ता किसी विशेष समय पर और मूल्य पर करते हैं। ठीक है, डिमांड जो करते हैं वो किसी विशेष कीमत पर और समय पर करते हैं, वही है बाजार मांग। ठीक है, बाजार मांग के घटक क्या होते हैं, व्यक्तिगत मांग हो गई, उपभोक्ता की आय हो गई, उपभोक्ता की पसंद और प्रवृत्ति हो गई, संबंधित वस्तुओं से मूल्य हो गए, भविष्य की अपेक्षाएं क्या वो हो गई, जनसंख्या का आकार और संरचना हो गया। तो व्यक्तिगत मांग जितने अधिक उपभोक्ता होंगे बाजार मांग उतनी ही अधिक होगी। भाई जितने ज्यादा उपभोक्ता होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, लोग ज्यादा होंगे तो बाजार में मांग भी ज्यादा होगी। ठीक है, वस्तु की आय, अगर आमदनी बढ़ेगी तो बाजार मांग भी बढ़ सकती है। उपभोक्ता की आय, अगर सभी की सैलरी बढ़ गई या फिर उसमें कुछ इंक्रीमेंट लग गया, 20% बढ़ गई, आय बढ़ गई ज्यादा, आमदनी ज्यादा बढ़ गई, तो बाजार मांग भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जब उपभोक्ता के पास ज्यादा पैसे आएंगे तो वो डिमांड भी ज्यादा करेगा बाजार में। ठीक है, उपभोक्ता की प्रवृत्ति, यदि वस्तु के फैशन है, मान लीजिए कोई फैशन में चीज आ गई है, कोई ट्रेंड में चीज आ गई, तो उसकी बाजार मांग भी बहुत अधिक होती है, लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। संबंधित वस्तु की मूल्य, पूरक वस्तुएं या प्रतिस्थापन, जो एक दूसरे की पूरक होती है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता, जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। प्रतिस्थापन, जैसे एक के स्थान पर हम दूसरे वस्तु का यूज कर सकते हैं। वस्तु की कीमतें भी बाजार मांग को प्रभावित करती हैं। तो जो पूरक वस्तुएं होती है और प्रतिस्थापन वस्तुएं, वो भी कीमतों बाजार की मांग को प्रभावित करती है। जनसंख्या का आकार और संरचना, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में बाजार मांग अधिक होती है। भाई जहां जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां के लोगों को ज्यादा सामान की जरूरत होगी, वहां ज्यादा डिमांड होगी, तो वहां पे जो बाजार मांग है वो भी कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक है, बाजार मांग का जो सूत्र है वो देख लीजिए कि अगर तीन उपभोक्ता की डिमांड है, मांग कर रहे हैं, तो क्या होगा, Q1 ए उपभोक्ता की मांग, Q2 बी उपभोक्ता की मांग और Q3 सी उपभोक्ता की मांग। ठीक है, ये देखा आपने, तो बाजार मांग क्या हो जाएगी, QM बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
अब यहाँ पे उपभोक्ता की जो मान्यता है कि उपभोक्ता की आय स्थिर, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आय बदलने से मांग बदल जाती है भले ही मूल्य ना बदले। ठीक है, मतलब कीमत ना भी बदले, लेकिन अगर उपभोक्ता की आय बदली है, उसकी आय बढ़ी है, तो भी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, बदल जाएगी। उपभोक्ता क्या पसंद कर रहा है, क्या नहीं पसंद कर रहा है, यदि उपभोक्ता की पसंद बदल जाती है तो मूल्य के बिना बदले भी मांग बदल जाएगी। मतलब अगर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर उसे वो वस्तु पसंद है तो भी उसकी डिमांड जो है वो बदल जाएगी। संबंधित वस्तुओं की कीमत समान है। अब पूरक जो है वस्तुएं और विकल्प वाली वस्तुएं की कीमतें कैसी हो, समान होनी चाहिए, है ना। इनकी कीमत कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। भविष्य के लिए मूल्य की कोई अपेक्षा न हो, उपभोक्ता की यह उम्मीद ना हो कि भविष्य में कीमत घटेगी या बढ़ेगी। उपभोक्ता ये ना सोचे कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत बढ़ जाए या घट जाए, इसके बारे में वो ना सोचे। ठीक है, जो ये हम पढ़ रहे हैं वो मुख्य मान्यताएं पढ़ रहे हैं। जनसंख्या और बाजार का आकार स्थिर है। यदि उपभोक्ता की संख्या बढ़ती है तो मांग भी बढ़ेगी, इसलिए जनसंख्या में बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो इसकी मान्यताएं हैं कि मतलब ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, तब ये लागू होगा। यदि उपभोक्ता की संख्या बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए क्या होनी चाहिए, जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। सॉरी, जनसंख्या में कोई बदलाव ना हो तब। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और भविष्य के लिए कोई अपेक्षा ना हो उपभोक्ता की, भाई ये तो उपभोक्ता सोचेगा ही कि भविष्य में कीमत घट सकती है, बढ़ सकती है, पर ऐसा है कि ऐसा वो ना सोचे तब। ठीक है, अब वस्तु सामान्य हो, नॉर्मल गुड्स। मांग अनुसूची सामान्य वस्तुओं पर लागू होती है। अब मांग अनुसूची लागू कहाँ होती है, सामान्य वस्तुओं पर। ये ध्यान देने वाली बात है कि मांग अनुसूची कहाँ पे लागू होगी, जहां पे सामान्य वस्तुओं पर लागू होगी, ना कि गिफेन वस्तुओं पर। ठीक है, गिफेन वस्तुओं पर ये लागू नहीं होती, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उन पर लागू होती है। मूल्य के अलावा अन्य सभी कारक अपरिवर्तित रहते हैं। अच्छा, मूल्य के जो अलावा जो सभी कारक है वो कैसे होते हैं, अपरिवर्तित, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अन्य बातें भी समान रहती हैं। उदाहरण के लिए यदि आप किसी वस्तु की मांग अनुसूची बना रहे हैं तो आपको यह मानना होगा कि उपभोक्ता की आमदनी समान है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाने जा रहे हैं, तो आपको यह मानना होगा कि उपभोक्ता की जो आमदनी है वो कैसी है, समान है। कोई नया फैशन नहीं आया है और सभी लोग पूर्ववत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। मतलब कोई भी नया फैशन नहीं आया है, कोई नया ट्रेंड नहीं आया है, और सभी लोग पूर्ववत पहले के तरीके से ही, जो ऐसे पहले थे उसी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तभी आप एक मांग अनुसूची बना सकते हैं। तो आपको यह मानना होगा कि उपभोक्ता की आमदनी जो है वो समान है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई नया फैशन नहीं आया है। क्योंकि अगर नया फैशन आ जाएगा और नई नई चीजें आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि भाई डिमांड में भी परिवर्तन होगा, भले ही आय कितनी भी हो। अगर मान लीजिए वो फैशन में आया है या लोगों को पसंद है तो वो उसकी डिमांड करेंगे। ठीक है, और जो तरीके हैं पूर्वत के जैसे रहें और पूर्वत के जैसे ही व्यवहार करें, तभी मांग अनुसूची बन सकती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि मांग अनुसूची किस प्रकार से बनती, किस प्रकार से उपभोक्ता डिमांड करता है वस्तुओं की, किस परिस्थिति में डिमांड करता है, कैसे कैसे कि उसको पसंद है कि ना पसंद है, कैसे अन्य साधन सभी स्थिर रहते हैं, अन्य कारक स्थिर रहते हैं, तब वस्तु की डिमांड किस प्रकार से बदलती, पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, है ना, किस प्रकार से वस्तुओं की डिमांड उपभोक्ता करता है और उसका उपभोग करता है। ठीक है, और मांग अनुसूची में भी है कि विभिन्न प्रकार के कीमतों पर उपभोक्ता कितनी डिमांड करता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूकी एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।